तो चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग सेल के बारे में। सेल के बारे में हम पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर वीडियो आपको हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। और जिसको नहीं मिला है प्लीज आज हम उस वीडियो को फिर से हम आपको भेज देंगे, जिसमें मैं बताया था सेल क्या होता है, ठीक है ना, सेल थ्योरी क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है ना। तो अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो आज वीडियो आपको अभी अपलोडेड है, ठीक है। फिर भी हम आपको लिंक भेज देंगे, आप उसको देखना, मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। सर मेरा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में खूब सारे डिफरेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, लिसन एवरीवन। प्रोकैरियोटिक का ध्यान से शब्द सुनते जाना। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट। क्या होता है फर्स्ट? और कैरी ऑन टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? कैरी ऑन टर्म हम बार बार बता चुके हैं, हम न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियस के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? गुड मॉर्निंग, ठीक है, हम किसके लिए यूज करते हैं? न्यूक्लियस के लिए। इज इट क्लियर? प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, या तो कह सकते हैं प्रिमिटिव। क्या बोल सकते हो? फर्स्ट या तो प्रिमिटिव। इज इट क्लियर बच्चे? सुनिएगा, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। मान लो ये सेल है, ध्यान दो। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल हमारी बैक्टीरिया होती है। अब देखिए इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको डीएनए तुम बोलते हो, क्या बोलते हो? जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक। इसके ऊपर बच्चे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद ध्यान देखिए, इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है बच्चे, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ जेनेटिक मटेरियल बच्चे, जेनेटिक मटेरियल, genetic material is not surrounded by is not surrounded by is not surrounded by nuclear membrane, nuclear membrane। जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो क्या होती है? सराउंड नहीं होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। दैट इज कह सकते हो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है बच्चे? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस कब बोलोगे बच्चे? जब जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तभी उसको तुम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हो। यहाँ पे तुम देख रहे हो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी कवरिंग या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। genetic material is not covered by any nuclear membrane, that what is not considered as true nucleus। इसीलिए प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैं लिख दिया हूं, ठीक है। तो जब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियस जैसा तो लग रहा है, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, बट न्यूक्लियस जैसा लगता है, ठीक। इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हो। क्या बोलते हो? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हो? न्यूक्लियोइड बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चे जी? न्यूक्लियोइड, या इसी को प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। या इसी को बच्चे जीनोफोर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीनोफोर। क्या बोलते हो? जीनोफोर। या इसी को प्रोक्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोक्रोमोसोम्स। इज इट क्लियर? बहुत सारे इसके नाम है, न्यूक्लियोइड बोल सकते हो, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, प्रिमिटिव न्यूक्लियस या तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इज इट क्लियर एवरीवन? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो टेल मी एवरीवन बच्चे, इज इट क्लियर? बोलिए। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत किसी को?
primitive nucleus and not a cell. Primitive nucleus genophore, GENOPHORE, genophore या incipient nucleus. Is it clear? अब देखिए यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म को बता रहे हैं, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। क्या होता है बच्चे, यू का मतलब बायो में का क्या होता है, ट्रू होता है। और कैरियन का क्या मतलब होता है बच्चे, कैरियन का किसके लिए यूज करते हो, न्यूक्लियस के लिए यूज करते हो बच्चे, किसके लिए यूज करते हो, न्यूक्लियस के लिए। मतलब इसके पास नाम ही से क्लियर हो गया, ट्रू न्यूक्लियस होगा। मतलब अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल्स बनाए तो उसके पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और इस न्यूक्लियस किससे बनाना है, इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। और जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है। ठीक है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है। लेटर ऑन आई विल डिस्कस दिस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, genetic material is surrounded by genetic material is surrounded by nuclear membrane. That's what is called a true nucleus. इसको क्या बोलते हो, true nucleus are present. True nucleus are present. यहाँ पे क्या था, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते थे, इसलिए इसको बोलते थे न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हो, न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। या तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हो, या तो इनसिपिएंट न्यूक्लियस, या तो जीनोफोर बोलते हो। इज इट क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। बोलो तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस कहां कैसे होता है, किस पे ट्रू न्यूक्लियस होता है, किस पे फॉल्स न्यूक्लियस होता है। इज इट क्लियर एवरीवन, बच्चे बोलो जल्दी, बोलो, हो गया क्लियर सबको, सभी बोलो। इज इट क्लियर एवरीवन, टेल मी। चलिए गुड, नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस हम लोग देखने जा रहे हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं बच्चे, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनकी जो सेल वॉल्स होती है, क्या होती है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट में हो सकती है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो सकती है व्हिच इज बैक्टीरिया। प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो प्लांट सेल्स में भी हो सकता है, फंजाई में भी पाया जाता है, प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल हो सकता है, एज वेल एज बैक्टीरिया में हो सकता है। ठीक है बच्चे, देखिए अब ध्यान से सुनते जाइए। प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज नॉन सेलुलोसिक। सेल वॉल इज नॉन सेलुलोसिक, मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती बच्चे, नॉन सेलुलोसिक होती है। नॉन सेलुलोसिक का मतलब सेल वॉल की सेलुलोज की नहीं बनी होगी, दूसरे कंपोनेंट की बनी होगी। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स which is in biological classification. I have already discussed कि वहां पे जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है which is also called a म्यूरिन। उसको क्या बोलते हो, म्यूरिन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर बैक्टीरिया का केस ले लें, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होती है बच्चे, वो नॉन सेलुलोसिक होती है, मतलब सेलुलोज की नहीं बनी होती, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। याद होना चाहिए, हम इसकी कंपोजिशन ऑलरेडी वहां पे बता चुके हैं। पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, म्यूरिन। केमिकली इट इज कॉल्ड एज म्यूरिन। इज इट क्लियर, बोलिए, क्लियर है सबको, बोलो बोलो। एक इसका एक्सेप्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक होते हुए भी एक्सेप्शन, कि जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो होता है माइकोप्लाज्मा। याद करो माइकोप्लाज्मा, जब मैं पढ़ाया था आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मैं बताया था इसको जो, जी बिल्कुल होती है। फंजाई में बताए थे, फंजाई में जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस फंगल साइटोसिस जिसको बोलते हो। ठीक है, तो हमने बताया था ना कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं बच्चे, माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। किसके अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए इसको बोलते थे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते थे, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होता है, याद रखिएगा, सेल वॉल एब्सेंट होती है। दैट्स व्हाट इज, इसका जो शेप होता है प्यूमॉर्फिक होता है, किसी भी तरह का शेप चेंज कर सकता है। कौन, माइकोप्लाज्मा प्यूमॉर्फिक शेप होती है।
सब हम डिस्कस माइक्रोप्लाज्मा में कर चुके हैं, डोंट वरी। ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स की अब हम बात करने जा रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो बच्चे जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल इज सेल्यूलोसिक, सेल वॉल इज सेल्यूलोसिक। एक एग्जांपल हम लिख के दिखा रहे हैं, प्लांट, इसका प्लांट, प्लांट एक यूकैरियोटिक सेल है और एक हम फंजाई भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, जिसको फंगल सेलुलोज बोलते हो, फंगल सेलुलोज। और प्लांट में सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल। दूसरा डिफरेंस हमारा ये हो गया, नोट कर लो। हो गया सबका, जल्दी बोलिए। तीसरा डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे केवल सिंगल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, केवल इसके पास एक ही सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। और याद रखना, इसके पास कोई सेल ऑर्गन तो होते नहीं है, और ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड के ऊपर में कोई कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, केवल एक ही मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और बच्चे, जो सेल मेम्ब्रेन होती है केवल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और इसके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं ना। इसके पास क्या होता है, एक एक्सेप्शन है, राइबोसोम्स, वो हम डिस्कस करेंगे। वो भी क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेनस होती है, वो मेम्ब्रेन की नहीं बनी होती है। ठीक, बाकी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गेनल्स आर टोटली एब्सेंट। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स। ठीक, तो सिंगल मेम्ब्रेन केवल प्रेजेंट होता है, सिंगल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व सिस्टम आर प्रेजेंट, सिंगल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व सिस्टम, इन्वॉल्व सिंगल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व सिस्टम प्रेजेंट होती है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, इसको लिख के चलो, फिर मैं समझाना चलता हूं। membrane bound organelles, membrane bound organelles are absent, membrane bound organelles are absent। इसके पास कोई क्या नहीं है, सेल ऑर्गन्स नहीं है। सेल ऑर्गन में एक न्यूक्लियस भी ले लो, न्यूक्लियस के ऊपर देखो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और कोई सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है ही नहीं जिसके ऊपर कवरिंग हो। ठीक है, तो एक ही मेम्ब्रेन है, which is called a plasma membrane, which is also called cell membrane या plasma membrane। यहाँ पे क्या होता है, membrane bound organelles, membrane bound organelles are present, नोट कर लीजिएगा। That is two envelope system, that is two envelope system are present, two envelope systems are present का मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, और दूसरी चीज सेल ऑर्गेनल्स के पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास भी तो देखो मेम्ब्रेन आ गई है, न्यूक्लियस के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज क्या, टू मेम्ब्रेन सिस्टम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टू इन्वॉल्व सिस्टम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, प्लीज लो। हो गया बच्चे, बोलिए। चौथा डिफरेंस देखा जाए, चौथा डिफरेंस जी, चौथा डिफरेंस आइए मेंशन करते हैं। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस मेंशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा डिफरेंस, यहाँ पे क्या होती है, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, एक ही ऐसा मेम्ब्रेन है जो नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। और वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। कहाँ कौन होता है, राइबोसोम।
ये बताओ, ये जो राइबोसोम का कंपोजिशन सेल ऑर्गेनल राइबोसोम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो राइबोसोम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इनसाइड, प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस के नहीं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। देखिए कैसे, ये हमारा क्या है? बैक्टीरियल सेल है, ये हमारा न्यूक्लियोइड है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोइड, इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हो, और ये साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे क्या होते हैं? राइबोसोम पड़े होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। ये मान लो हमारे राइबोसोम है, ये हमारे क्या है? राइबोसोम है। ठीक है ना? ये जो राइबोसोम होते हैं, ये जो राइबोसोम होते हैं, ये टाइप पूछी जाती है, 70s टाइप होते हैं। हम डिस्कस करेंगे 70s 80s टाइप क्या होते हैं जब राइबोसोम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तब, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा 70s टाइप होते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स पाई जाती है वो 70s टाइप पाई जाती है। कौन सी? 70s। अभी याद करिए, अभी हम जब राइबोसोम सेल ऑर्गेनल पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में तो ये डिस्कस करेंगे कि 70 ये क्या है, ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड पर यूनिट क्या होती है, आगे सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी नॉन रेफरेंस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसके ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल, और ये न्यूक्लियोलस, ठीक। इसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स मिलेगा बच्चे, वो राइबोसोम्स मिलता है एटीएस टाइप। याद रखिएगा कौन सी टाइप मिलती है? प्रो यूकैरियोट के अंदर इसके जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स मिलता है, वो होता है एटीएस टाइप। कौन सा टाइप? एटीएस टाइप। याद रहना चाहिए, एटीएस टाइप, ठीक है ना? और इस पे अभी भी अगर मान लो प्लांट सेल्स है तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल के अंदर भी क्या होते हैं? मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके अंदर जो ये मैं लिख रहा हूं क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चे, इस क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स में, वो होते हैं 70s टाइप। याद रखिएगा बच्चे, क्या आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम्स होते हैं, और सेल ऑर्गेनल्स में सेल ऑर्गन दैट इज क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से टाइप्स होते हैं? 70s टाइप होते हैं। और हालांकि यहाँ पे क्या होता है? प्रोकैरियोट में केवल 70s राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, वो भी क्योंकि अदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। चलिए ये क्लियर है सबको? बोलो क्लियर हो गया? जल्दी बोलिए, क्लियर हो गया सबको? टेल मी, बोलो बच्चे, इज इट क्लियर एवरीवन? जी बिल्कुल, वेरी गुड, सभी का क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पांचवा डिफरेंस हम लोग देखने जा रहे हैं। पांचवा डिफरेंस में हम लोग देखेंगे मीसोसोम्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ऑलरेडी हम मीसोसोम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं बायोलॉजिकल क्लास प्रोकैरियोट, फिर भी आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके पास जाहिर सी बात है सेल वॉल भी होगा। मान लो यहां पे मैं इसे बना दे रहा हूं, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है, और उसके नीचे ब्लैक वाला क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से क्या करता है? इनफोल्डिंग स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? अंदर की तरफ ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं मीसोसोम्स। याद रखिएगा, मीसोसोम्स। और हम ये मीसोसोम का कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है बच्चे। एक सेंट्रल मीसोसोम्स होती है, एक लेटरल मीसोसोम्स होती है, जो किसमें हेल्प करती है? डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती थी और रेस्पिरेशन में हेल्प करती थी। ये हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, वहां यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है। तो मीसोसोम्स यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट में मीसोसोम्स क्या होते हैं? इन ग्रोथ ऑफ, अंदर की तरफ ग्रोथ हो रही है, इन ग्रोथ ऑफ पीएम, इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मीसोसोम्स। तो मीसोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में,
और मीजोसोम्स एब्सेंट होता है यूकैरियोट में। मीजोसोम्स एब्सेंट इन यूकैरियोट्स, डिफरेंसेस तो लिख ही रहे हो, यूकैरियोट्स में मीजोसोम्स नहीं होते। हो गया? बोलो, बोलिए, क्लियर है? बोलो बच्चे। अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है तो उसको बोलते हैं मीजोसोम्स, बाहर की तरफ अगर आउटग्रोथ करना स्टार्ट करती है तो उसको बोलते हैं फिब्री या तो पिलाई। क्या बोलते हो? अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इन्वेजिनेशन करना स्टार्ट करती है, ऐसे देखो, अगर ये बाहर की तरफ इन्वेजिनेशन कर रही है, ठीक है, ऐसे देखो, अभी तक के अंदर मूव कर रहे थे, बाहर अगर मूव कर जाए तो इस आउटग्रोथ को क्या बोलोगे? आउटग्रोथ ऑफ पीएम, तो उसको बोलते हो फिब्री बोलते हो और पिलाई। फिब्री और पिलाई जो किसकी बनी होती है? पिलिंग प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? पिलिंग प्रोटीन की। किसकी? पिलिंग प्रोटीन की बने होते हैं। फिब्री और पिलाई किसके बने होते हैं? पिलिंग प्रोटीन की बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पिलिंग प्रोटीन की बने होते हैं। ठीक है बच्चे, और such type of outgrowth are absent in eukaryotes। यूकैरियोट्स में इस तरह के ग्रोथ एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, नोट कर लो। करो, फिम्बरी, फिम्बरी, FIMBRE, हालांकि दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, आगे पढ़ाएंगे। फिम्बरी एंड पिलाई। हो गया? सभी का हो गया? बोलो, रब कर दें? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो डिफरेंस देखने जा रहे हैं, देखिएगा नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या देखने जा रहे हैं। एक एक चीज हम डायग्राम से बना के समझा रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, दोनों के अंदर वैक्यूल्स, ये मान लो वैक्यूल्स, ये हमारा क्या है? वैक्यूल्स है। लेट्स सपोज करो ये हमारा वैक्यूल्स हमने बनाया है, ठीक, दोनों के अंदर मैं वैक्यूल्स बनाया है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सब कॉन्सेप्ट को सुनना प्लीज। यहाँ पे क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक साइक्लोसिस एब्सेंट होती है। साइक्लोसिस एब्सेंट, क्या होती है? साइक्लोसिस एब्सेंट। ठीक है, ये हमारा ट्रू वैक्यूल नहीं है, ठीक है ना, ये वैक्यूल तो है बट ट्रू वैक्यूल नहीं है। लेट्स सपोज करो ये गैस वैक्यूल है। कौन सा वैक्यूल है? गैस वैक्यूल है। अब साइक्लोसिस का क्या मतलब होता है बच्चे? अब ध्यान से समझिए। अगर साइक्लोसिस किसको बोलते हो? साइक्लोसिस बोलते हो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। इसको साइटोप्लाज्म जब क्या करता, मूव करता रहता है किसके अराउंड? वैक्यूल्स के अराउंड, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड साइक्लोसिस। अब देखिए, अभी इधर पर साइटोप्लाज्म है, अब क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। क्या है ये हमारा? साइटोप्लाज्म। अब ये क्या होता है? ये ट्रू वैक्यूल तो नहीं बनता है, लेकिन गैस वैक्यूल या स्यूडो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? ठीक है, अब ये क्या करता है? ये जो साइटोप्लाज्म है, ये अगर किसी को भी साइक्लोसिस कहना है तो ये साइटोप्लाज्म किसके अराउंड मूव करना चाहिए? इस वैक्यूल के अराउंड। इसकी मूवमेंट नहीं होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? साइक्लोसिस एब्सेंट कह सकते हो, मतलब साइटोप्लाज्म मूव ही नहीं कर रहा है किसके अराउंड? वैक्यूल के अराउंड, उसको बोलते हो साइक्लोसिस एब्सेंट है, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है? यूकैरियोट में ट्रू वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और ट्रू वैक्यूल होने के कारण जो भी साइटोप्लाज्म होता है ये वैक्यूल के अराउंड लेके मूवमेंट्स करता है, ऐसे मूव करता है। तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस। यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है? साइक्लोसिस मूवमेंट प्रेजेंट है। साइक्लोसिस या इसी को साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हो। साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट होता है किसके अंदर, किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर साइक्लोसिस होती है, साइटोप्लाज्म मूव करता है किसके अराउंड, ट्रू वैक्यूम के अराउंड। यहाँ पे क्या होता है, ट्रू वैक्यूम नहीं होता, स्यूडो वैक्यूम होती है, इसीलिए साइटोप्लाज्म मूव नहीं करता है, इसलिए कह सकते हो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट। इज इट क्लियर एवरीवन, बोलो बच्चे। बोलिए, क्लियर है। जी वेरी गुड। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस अब हम देखने जा रहे हैं, देखिए कैसे। नेक्स्ट अभी बताए हैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। लिसन एवरीवन, जो भी नंबर है देख लेना कौन सा नंबर है, याद नहीं आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जो डीएनए होता है बच्चे, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो देखते हैं वो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो अभी हम लोग देख रहे थे जिसको न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है, सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कैसा होता है, बोलो, सर्कुलर होता है। इज इट क्लियर एवरीवन, बोलिए, क्लियर है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है एंड क्वाइल्ड, क्वाइल्ड शो करती है एंड क्वाइल्ड। दूसरा बात यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसी में कि जो जो डीएनए होता है बच्चे, डीएनए के साथ प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं, क्या एसोसिएटेड होते हैं, प्रोटीन्स। 12th में आओगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन होती है, ठीक है ना। हिस्टोन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। ये क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन क्यों होते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रोटीन बेसिक नेचर क्यों होती है, क्योंकि प्रोटीन बनी होती है अमाइनो एसिड की यूनिट से। जब हम आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो जब वहां पे अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, बेसिक प्रोटीन। इंस्टेड